हेलो एवरीवन, विश्व क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि परिपथ में हम और कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग करते हैं। उनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धारा नियंत्रक के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इसका नाम क्या है, धारा नियंत्रक। यानी ये क्या करता होगा, सीधी सी बात है, परिपथ में बहने वाली धारा को ये नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने से तात्पर्य है धारा को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है, धारा नियंत्रक करता है। कैसे करता है, क्या इसका सिद्धांत होता है और इसकी रचना कैसी होती है, इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था प्रतिरोध की परिभाषा के हिसाब से कि प्रतिरोध जो होता है R, प्रतिरोध R ये किसके बराबर होता है। तो हमने आपको बताया था V/I के बराबर होता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने आपको बताया हुआ है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले से देखें तो I की वैल्यू हो जाएगी V/R के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि अगर हम V को कैसा रखें, नियत रखें। V माने होता है विभवांतर। तो जो हमने चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर लगाया है वो हमने कैसा रखा है, नियत रखा है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तब आप क्या देखेंगे, अगर ये कांस्टेंट है तो हम कहेंगे I जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/R के। यानी धारा जो होगी वो समानुपाती होगी किसके, 1/R। या हम कह सकते हैं जो धारा होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर विभवांतर नियत है, विभवांतर नहीं बदल रहा है, और फिर आप प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, यानी कि R को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो R अगर बढ़ेगा तो I घटेगा, यानी धारा का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर R घटेगा यानी प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यही सिद्धांत है किसका, धारा नियंत्रक का। धारा को यदि कम करना होता है तो हम धारा नियंत्रक के द्वारा प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं, और अगर धारा को ज़्यादा करना होता है तो हम धारा नियंत्रक के द्वारा प्रतिरोध को कम कर देते हैं। अब ये प्रतिरोध को कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे घटाया जाता है, इसका जो राज है वो छुपा है इसकी रचना में। ठीक है, इसके अलावा आपको हमने एक बात और बताई है कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो हमने आपको बताया था R बराबर होता है ρL/A। ठीक है, किसी भी तार का प्रतिरोध किसके बराबर होता है, ρ/L/A। मैंने आपको बताया था कि रो जो होता है वो क्या होता है, रो होता है जो भी तार है उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो रो जो होता है वो किसी भी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तार का नहीं होता है। ठीक है, L क्या है, L है तार की लंबाई। तार की लंबाई क्या है, L है। A क्या है, A है तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये है A। अब ये अनुप्रस्थ काट क्या होती है, देखो बेटा,
तार इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है तार, इस तरह से ये होता है तार। तो ये जो क्षेत्रफल होता है ये होती है अनुप्रस्थ काट। जैसे ये तार है अगर, तो ये इसकी अनुप्रस्थ काट होती है, ठीक है ना। तो अगर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, जब तार मोटा होगा, और तार पतला होगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, रो, एल और ए। तीनों का मतलब क्या है हमने आपको बता दिया। अभी देखिए जो रो होता है ना, वो तो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और ये किसी भी पदार्थ के लिए निश्चित होता है, ठीक है। जैसे घनत्व, जैसे अपवर्तनांक, ये जो होते हैं ना, ये पदार्थ के लिए कैसे होते हैं, नियत होते हैं। किसी भी पदार्थ के लिए इनका मान निश्चित होता है। वैसे ही किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी निश्चित होता है, वो कभी बदलता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तो जो रो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर हम ज़्यादा मान का यानी एक ऐसा पदार्थ चुन लेंगे जिसके लिए रो का मान ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर L को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और L को घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। मूल रूप से मैंने आपको जो बताया है ये सब कुछ किससे संबंधित है, धारा नियंत्रक से। धारा नियंत्रक का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे। धारा नियंत्रक इस सिद्धांत पर काम करता है, यानी प्रतिरोध को बढ़ा करके धारा के मान को कम किया जाता है, और प्रतिरोध को घटा करके धारा के मान को बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इसका क्या उपयोग है, तो अभी रचना में आप समझ जाएंगे। धारा नियंत्रक की रचना कैसे होती है, ये कैसे बना होता है, तो इसका एक रफ फिगर हम लोग देख लेते हैं। होता क्या है बेटा, इसमें एक चीनी मिट्टी का बेलन होता है। ये क्या है, ये है चीनी मिट्टी का बेलन। अब ये जो बेलन होता है वो किसी ऐसे स्टैंड पर टिका होता है, ठीक। तो ये स्टैंड जो होगा, ये निश्चित रूप से कैसा होगा, ये होगा आपका कुचालक, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। अब क्या होता है, अब ये चीनी मिट्टी का क्या है, मैं लिखे दे रहा हूँ, ये है चीनी मिट्टी का बेलन। चीनी मिट्टी का बेलन, चीनी मिट्टी का क्यों लेते हैं, क्योंकि चीनी मिट्टी भी विद्युत की कुचालक होती है। अब ये बेलन जो है वो किसी में तो हम फिट करेंगे, तो ये इस तरीके से स्टैंड टाइप का बना होता है, और हम उसी स्टैंड में इस बेलन को फिट कर लेते हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये पाइप फिट हो जाता है चीनी मिट्टी का, ये नीचे स्टैंड है, कुचालक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर ये जो स्टैंड बना है, इनके बीच में एक धातु की छड़ लगी रहती है। क्या लगा रहता है, धातु की छड़। फिगर में गड़बड़ हो जाता है, ऐसे ये धातु की छड़ लगी रहती है, और इस बेलन के ऊपर ऐसे तार लिपटा रहता है, ऐसे 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 पूरे में ऐसे बेलन के ऊपर तार लिपटा रहता है, ऐसे बहुत सारे फेरे लगे होते हैं तार के, ठीक है। ये तार किसका बना होता है, तो ये जो तार होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। मैं यहाँ लिख दूँ, ये क्या है, ये है नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार। अब एक प्रश्न बनता है कि भाई नाइक्रोम का क्यों, तो देखिए बेटा, नाइक्रोम जो नाम है ये वास्तव में किससे मिला है, ये मिला है निकिल प्लस क्रोमियम। देखिए, निकिल भी एक धातु होती है और क्रोमियम भी एक धातु होती है। ये दोनों धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला लिया जाता है
तो इससे हमें क्या मिल जाती है, एक मिश्र धातु मिल जाती है, ठीक है। और इस मिश्र धातु का क्या नाम होता है, नाइक्रोम। तो अब नाइक्रोम ही क्यों, मतलब मिश्र धातुएं तो और भी होती हैं, नाइक्रोम ही क्यों? तो देखिए इसके कुछ एक कारण हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला कारण क्या है, जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि जो नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध यदि अधिक होगा मतलब कि रो का जो मान होता है वो नाइक्रोम के लिए अधिक होता है, इसीलिए इसके प्रतिरोध को आसानी से संयोजित किया जा सकता है। जब रो अधिक होगा तो आर भी अधिक होगा, तो हम प्रतिरोध जो होता है तार का वो ज़्यादा मिल जाता है हमें, ठीक। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ये कैसा होता है, ये नगण्य होता है, ठीक है। नगण्य होता है, नगण्य माने नेग्लेजिबल, ना के बराबर। अब ये क्या होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, तो हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। जब हमने आपको बताया था कि कोई भी तार जो होता है उसे जब हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको एक समीकरण लिखवाया था कि T डिग्री सेल्सियस पर यदि प्रतिरोध कितना हो, RT हो, और 0 डिग्री सेल्सियस पर R 0 हो, तो RT ये बराबर होता है R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो अल्फ़ा होता है इसको हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। अब देखिए बेटा होता क्या है कि जो मिश्र धातुएं होती हैं उनकी एक विशेषता होती है, क्या, कि इनके प्रतिरोध ताप गुणांक जो होते हैं वो नगण्य होते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या है, इससे हमें फ़ायदा ये है कि अगर वो तार गर्म भी हो जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है, तो भी उसका प्रतिरोध बदलता नहीं है। अगर ये तार नाइक्रोम का ना बना करके हम किसी धातु का तार बना लेते, तांबे का बना लेते, चांदी का बना लेते, लोहे का बना लेते या एल्यूमिनियम का बना लेते, तो एक हमारे सामने बड़ी समस्या बनी रहती। क्या, कि जो धातुएं होती हैं उनको जब गर्म किया जाता है तो उनके प्रतिरोध बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो बेटा क्या होगा, उस स्थिति में जब धारा प्रवाहित होगी तार के अंदर तो तार गर्म होगा और उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। जो हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो सही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो है ना वो ताप के साथ साथ बदल रहा है, जबकि जो धारा नियंत्रक है उसमें प्रतिरोध कैसा रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, ताप के साथ प्रतिरोध नहीं बदलना चाहिए, ठीक। तो एक तो ये फ़ायदा होता है। तीसरा फ़ायदा क्या होता है, तीसरा फ़ायदा ये होता है कि नाइक्रोम को एक लंबे तार में हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो नाइक्रोम का लंबा तार प्राप्त किया जा सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए सारी धातुएं या सारी मिश्र धातुएं ऐसी नहीं होती हैं जिनको हम एक पतले तार के रूप में प्राप्त कर सकें, लेकिन नाइक्रोम में ये खासियत होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम का तार लेते हैं और इसको बिल्कुल सटा करके, जैसे सटाने का मतलब जैसे ये एक तार, ऐसे तार का फेरा लगा, ठीक, फिर बिल्कुल इससे सट के दूसरा तार, फिर इससे सट के तीसरा तार, यानी तार आपस में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, ऐसे चिपके रहते हैं, बिल्कुल चिपके रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि जब तार आपस में चिपके रहेंगे तो फिर ये करंट घूम घूम करके क्यों जाएगा, ये तो सीधे सीधे चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये नाइक्रोम जो है ये विद्युत का चालक है, तो अगर इस तार का हम इस तार से संपर्क करेंगे तो ये जो धारा होगी वो पूरा चक्कर लगा करके नहीं आएगी, वो तो सीधे सीधे बहना शुरू हो जाएगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम
इस नाइक्रोम को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पूरी बात लिखते हैं, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार। अब होता क्या है बच्चों, ऑक्सीकरण करने से क्या होता है, तो देखिए नाइक्रोम का जब हम ऑक्सीकरण कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ हम नाइक्रोम की अभिक्रिया करवा देते हैं, तो होता क्या है, जैसे ये नाइक्रोम का तार है, ठीक है, ये तार है, इस तार के ऊपर एक पतली पतली सी परत बन जाती है, किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है, एक पतली सी परत बन जाती है, जिसके कारण ये जो तार है जब दूसरे तार से संपर्क में आता है तो संपर्क में होने के बावजूद भी ये अलग अलग होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप समझ लीजिए कि जो वायरिंग होती है, जो वायरिंग का तार आता है, अगर उसको हम ऐसे सटा सटा करके आपस में ऐसे 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 सटा के इस पर लपेटते चले जाएंगे तो क्या करंट सीधे बहेगा, वो तो घूम घूम कर ही बहेगा। क्यों, क्योंकि उस तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर है और उस प्लास्टिक के कवर की वजह से क्या हो रहा है, दो तार एक दूसरे को टच भी करे हैं फिर भी वो टच में नहीं है, यानी फिर भी वो अलग अलग हैं। उसी तरह से जब हम नाइक्रोम को ऑक्सीकृत कर देते हैं तो ये तार भले ही एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ये फेरे चिपके रहते हैं, इसके बावजूद भी इनका परस्पर कोई संपर्क नहीं होता है, क्योंकि ऊपर जो ऑक्सीजन की परत बन जाती है वो इनको संपर्क में रहने के बावजूद भी बीच में क्या है, वो परत है, वो परत जो होती है वो कुचालक होती है, तो करंट सीधे फ्लो नहीं होता है बल्कि उसे राउंड लगाना पड़ेगा पूरा पूरा चक्कर। ठीक है, मैं आपको एक तार के माध्यम से समझाने की भी कोशिश करता हूँ। देखिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने मार्कर के ऊपर क्या किया है, ये एक वायर लिया है और इस वायर के देखिए मैंने बहुत सारे क्या लगा दिए, इसके ऊपर फेरे लगा दिए, देखिए बिल्कुल सटा सटा करके फेरे लगा दिए, यानी सारे फेरे एक दूसरे से सटा करके लगे हुए हैं। ठीक है, फिर भी क्या इन तारों के बीच में कोई संपर्क है, क्या विद्युत धारा यानी करंट सीधे फ्लो होगा, नहीं, उसे तो पूरा राउंड लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कवरिंग है, किसकी कवरिंग है, प्लास्टिक की, और प्लास्टिक होता है विद्युत का कुचालक, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये तार आपस में एक दूसरे से सटकर लगे हुए हैं, इनका फेरा देखिए आप सटकर लगा हुआ है, फिर भी करंट सीधे नहीं जा सकता। बस ठीक इसी तरह से ये जो ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि नाइक्रोम के ऊपर एक परत बन जाती है और वो परत होती है विद्युत की कुचालक, जिसके कारण ये तार एक दूसरे से सटकर के ऐसे चिपके होते हैं, फिर भी ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यानी इनके बीच में धारा का प्रवाह सीधे नहीं हो सकता, उसे चक्कर लगाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए जैसे ये मार्कर है हमारा, ठीक इसी तरह से चीनी मिट्टी का बेलन होता है, और जैसे इसके ऊपर हमने ये तार लपेटा हुआ है, वैसे ही इस बेलन के ऊपर तार लिपटा रहता है ऑक्सीकृत नाइक्रोम का। अब देखिए तार में होते हैं दो सिरे, जैसे एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, ठीक है, दो सिरे हो गए, तो ऐसे ही इस तार में भी दो सिरे होते हैं। तो देखिएगा, एक सिरा जो होता है वो यहाँ पर एक पत्ती लगी रहती है, किसकी, धातु की पत्ती लगी रहती है, ये धातु की क्या है, पत्ती है, इस पत्ती से वो सिरा जुड़ा रहता है, और यहाँ पे लगा रहता है एक पेच, पेच माने बोल्ट लगा रहता है। ठीक है, और हम इसी बोल्ट में क्या करते हैं, तार को जोड़ सकते हैं। इसी तरह से इसका जो दूसरा सिरा होता है वो भी यहाँ पर एक पत्ती लगी होती है, ऐसे एक पत्ती यहाँ पर भी लगी होती है, और इसी पत्ती में यहाँ पे एक बोल्ट लगा रहता है, तो दूसरे सिरे को हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ध्यान से पहले समझिएगा। अब क्या होता है, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं ये एक रॉड लगी है, छड़ टाइप की लगी है, इसमें एक बिसर्पी क्या लगी रहती है, बिसर्पी। ये बिसर्पी कुंजी क्या होती है ये भी समझ लीजिए, बिसर्पी कुंजी, इसे हम बोलते हैं जॉकी, बिसर्पी कुंजी को। मतलब आप ऐसे समझ लीजिएगा कि एक धातु की पत्ती होती है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई पत्ती वगैरह रखी हो तो उससे मैं समझाऊँ। देखिए मुझे कोई पत्ती तो नहीं मिली, खैर, तो आप समझिएगा इस तरह से, मान लीजिए एक पत्ती है, ये पत्ती है छोटी सी, ऐसे होती है, फंसी हुई थी, तो इसके दो सिरे होते हैं, ये दोनों सिरे इस तरह से इस तार के ऊपर रगड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस तार के ऊपर क्या होता है, रगड़ते हैं, ये दोनों सिरे ऐसे तार के ऊपर क्या होता है,
रगड़ते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से धातु की पत्ती लगी होती है और ये पत्ती जो होती है वो इसी छड़ में ये फिट होती है, ठीक है ना। इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं और इसकी ये दोनों ये इस तरह से किस में फंसी होती है, पाइप में। जैसे ये पाइप है चीनी मिट्टी का, इसके ऊपर ये तार लिपटा है तो इसमें ये फंस जाती है ऐसे और इसी के ऊपर रगड़ करके चलती है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों करते, इसमें भी क्या लगा होता है बेटा, अब ये धातु की छड़ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक लगा रहता है, यहाँ पे भी क्या, पेच, और यहाँ से भी हम तार जोड़ सकते हैं। अब सवाल ये होता है भाई कि यहाँ पर हमने 3 तार ले लिए, एक तार यहाँ भी जुड़ गया, एक तार यहाँ भी जुड़ गया, एक तार यहाँ भी जुड़ गया, जबकि परिपथ में तो 2 ही तार होते हैं। एक जो होगा वो बैटरी की धन प्लेट से आएगा यानी कि एनोड से आएगा, एक बैटरी की ऋण प्लेट से यानी कैथोड से आएगा। तो बेटा बिल्कुल देखिए करना क्या है आपको, जो एनोड से आने वाला तार है या कैथोड से आने वाला तार है उसको आप इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी। तो ए या बी में से किसी एक तार से ही जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, जो बैटरी है हमारी, ठीक है, अब बैटरी में क्या है, एनोड है और कैथोड है, तो ये मान लीजिए हमारी बैटरी है, ठीक है। तो अब बैटरी में एक आपका क्या है, ये है प्लस और ये क्या है आपका माइनस। तो एक तार किससे आया, प्लस से आया, तो आपने वो उसको यहाँ से जोड़ दिया प्लस से। एक किससे आया, माइनस से आया, उसको आपने बी से जोड़ दिया। बस ये गलती हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से एक तार या तो ए से जोड़ना है या बी से, एक से ही जोड़ना है। तो अगर मैंने ये मान लिया एनोड से आने वाला तार ए से जोड़ दिया है, तो अब जो कैथोड से आने वाला तार है वो हमें बी से नहीं जोड़ना है, बल्कि बी को ऐसे ही रखना है। इसको किससे जोड़ना है, इसको हमें जोड़ना है सी से। किससे जोड़ना है, सी से। यानी कि जो बैटरी से आने वाले 2 तार हैं उनमें से एक सिरा ए या बी में से किसी एक पैच से जुड़ जाएगा और दूसरा सी से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर देखिए आप हो क्या रहा है एक्चुअली। मान लीजिए हमने ये जो एक तार है वो ए से जोड़ दिया और दूसरा तार हमने सी से जोड़ दिया, ठीक। तो बी जो है यहाँ पे तो खुला है, तो आगे तो कोई परिपथ है ही नहीं, यहाँ से तो परिपथ टूटा हुआ है। परिपथ कहाँ तक बनना है ये देखिए, ये आपका तार गया ए से जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका करंट जाएगा और इस तार में ये बहेगा। अब आगे तक नहीं बहेगा, क्यों, क्योंकि जहाँ तक ये लगी हुई है, ये पत्ती लगी हुई है, इसके आगे करंट नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे परिपथ खुला हुआ है। भाई धारा वहीं तो बहेगी जहाँ उसके जाने के लिए रास्ता हो, लेकिन आगे क्या है, ये परिपथ टूटा हुआ है, आगे परिपथ पूरा नहीं है, तो धारा तो आगे जा ही नहीं सकती। तो धारा क्या करेगी, इस पत्ती से होकर के इस पैच पे पहुंच जाएगी और पैच से होती हुई कैथोड पे, फिर एनोड से ए और ए से होती हुई सी, सी से सीधी कैथोड पे, यानी ये परिपथ पूरा हो जाएगा। यहाँ आगे धारा नहीं जाएगी, ठीक है ना। आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं और उस तार में हम कोई बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, तो बल्ब में करंट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बल्ब से आगे भी आप 2 तार छोड़ देते हैं, ठीक है, उनको आपने क्या कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसका जो सर्किट होगा वो पूरा नहीं हुआ है। और जब तक सर्किट पूरा नहीं है तब तक कोई करंट का मतलब नहीं है। जब उसमें आप कोई और चीज़ जोड़ दोगे, यानी सर्किट पूरा कर दोगे, तो फिर करंट आगे भी जाना प्रारंभ कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो करंट है वो आगे नहीं जाएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ऐसे कि जैसे मान लीजिए ये 2 तार आते हैं, ठीक है, ये 2 तार है, इन 2 तारों से आपने बीच में क्या किया, एक बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, ये मान लो बल्ब जोड़ दिया आपने, करेक्ट, ये बल्ब जलने लगा। अब ये 2 तार आपके आगे भी चले गए, यानी ये जो नीचे वाला तार है ये आगे चला गया, ठीक। तो आप लोग खुद सोचिएगा कि जो विद्युत की खपत करेगा वो तो ये बल्ब ही करेगा ना, कि ये आगे जाने वाले तार भी करेंगे, ये नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आगे किसी को विद्युत ऊर्जा देंगे ही नहीं, क्योंकि आगे विद्युत ऊर्जा लेने वाला कोई है ही नहीं, है ना। तो करंट जो है वो तो यहीं से पास हो जाएगा ना, आगे क्यों जाएगा। आगे कब जाएगा, जब आगे भी आप कुछ ना कुछ जोड़ देंगे। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे परिपथ आगे टूटा हुआ है तो करंट नहीं जाएगा, ये करंट ए से होकर इस तार में जाएगा, इन तारों में ये करंट घूम 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 करके जाएगा, फिर इस पत्ती से होकर सीधा सी में पहुँच जाएगा। अब एक सवाल उठेगा कि सर आपने तो कहा ये ऑक्सीकृत राइक्रोम का तार है, तो ये एक दूसरे से करंट जा ही नहीं सकता, तो पत्ती में करंट कैसे चला जाएगा। तो बेटा होता क्या है कि पत्ती जो होती है ना वो फंस के चलती है,
बिल्कुल फंस के, तो वो क्या करती है, जो परत बन जाती है उसके ऊपर, तो जहाँ पे पत्ती उसे रगड़ती है वो परत हट जाती है, जिससे क्या होता है, पत्ती सीधे नाइक्रोम के तार के संपर्क में आ जाती है और करंट आना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब होता क्या है, इसके माध्यम से करते क्या है, तो देखो मान लीजिए ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं जॉकी, अगर इसको हम इधर की ओर खिसकाएंगे, सी की तरफ खिसकाएंगे, तो क्या होगा, ये पत्ती अगर इधर की ओर खिसकेगी तो जो धारा बहेगी वो अब ज़्यादा लंबे तार में बहेगी। ज़्यादा लंबे तार का मतलब एल बढ़ जाएगा, और एल बढ़ जाएगा तो आर बढ़ जाएगा, और आर अगर बढ़ जाएगा तो धारा घट जाएगी। क्लियर। अगर हमें धारा को क्या करना है, कम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पत्ती को, इस विसर्पी कुंजी को हम इधर की ओर सरकाएंगे, कहाँ, ए की तरफ, आगे की तरफ सरकाएंगे, तो अब क्या होगा, अब करंट जो बहेगा वो कम लंबाई के तार में बहेगा और सी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा इसको हम इधर सरकाएंगे उतना ज़्यादा दूरी धारा को तय करनी पड़ेगी, यानी उतनी ज़्यादा लंबाई में धारा बहेगी, तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, सिंपल। तो अगर हम इसको इधर खिसका देंगे पहले सिरे की तरफ, ए की तरफ, तो लंबाई घट जाएगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो इस तरह से हम इस विसर्पी कुंजी को आगे पीछे खिसका करके प्रतिरोध के मान को बदल लेते हैं, और प्रतिरोध बदलेगा तो धारा भी बदल जाती है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक। तो बेटा आपको उम्मीद है ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे उपकरण के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स। देखिए प्रतिरोध बॉक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है। ठीक है ना, ये लकड़ी का बॉक्स मैंने बनाया है, ऐसे ही रफली फिगर है, और इस लकड़ी के बॉक्स पर ऊपर ऐसे पीतल के आयताकार गुटके लगे रहते हैं। इस तरीके से मैं आपको एक गुटके का चित्र बना के समझाता हूँ। इस तरह से क्या होता है, पीतल के आयताकार गुटके इस पे लगे रहते हैं, बहुत सारे। ठीक है, और इन गुटकों के बीच में यानी यहाँ पर इस तरह से एक कुंडली होती है, जिसके ऊपर एवोनाइट का ढक्कन लगा होता है, क्योंकि एवोनाइट क्या होता है, धारा का कुचालक। तो इसको हम पकड़ते हैं, और इसी को पकड़ करके हम क्या करते हैं, इस कुंडली को हम इस गुटके के अंदर धसा देते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है ना, या इसी ढक्कन को पकड़ के हम इसको बाहर करते हैं, या इसी से अंदर करते हैं। तो ये आपका एवोनाइट का ढक्कन बना होता है, और अंदर जो होता है वो ये पीतल की बनी हुई इस तरीके से एक छड़ होती है, जिस पर एक तार की कुंडली को हम कहते हैं इंग्लिश में कॉयल देखा, ऐसे ऐसे गोल गोल घेरा करके बनाई जाती है। तो इसके ऊपर एक कॉयल ऐसे लपेड़ी जाती है, किसके ऊपर, इस पीतल की छड़ के ऊपर ये कुंडली लिपटी रहती है, और हम इसी को इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करा देते हैं। करेक्ट। अब क्या होता है, ये जितनी लंबी कुंडली बनेगी, यानी जितना ज़्यादा तार इस पर लपेटा जाएगा, सीधी बात है इस कुंडली का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अभी मैंने आपको बेटा बताया कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तार की तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये कुंडली जो हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पीतल की छड़ है, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे तार लपेटा जाएगा, तो ये जितना ज़्यादा लंबाई का तार लपेटेंगे उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। ठीक है ना, और जितना कम लंबाई का उतना प्रतिरोध कम होगा। अब इन सब के ढक्कन के ऊपर, यानी ढक्कन अगर देखा जाए तो ऊपर से गोल दिखता है, सामने से ऐसे दिख रहा है, लेकिन ऊपर से कैसा दिखता है, गोल। इसके ऊपर इस कुंडली का प्रतिरोध लिखा हुआ होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 100 ओम, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुंडली है इसका प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। तो किसी पे लिखा होगा 10 ओम, किसी पे 50 ओम, किसी पे 500 ओम, किसी पे 1000 ओम। तो इस तरह से ये प्रतिरोध का एक बॉक्स होता है, जिसमें बहुत सारे पीतल के ऐसे गुटके लगे होंगे, और हर गुटके के अंदर एक कुंडली धसी रहती है, जिसके ढक्कन पे उसका प्रतिरोध लिखा रहता है। ठीक, तो ये तो हो गई प्रतिरोध बॉक्स की रचना। अब जब हम इसको लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें बेटा यहाँ पे एक पेंच लगा होता है, एक पेंच यहाँ पे लगा होता है, 2 पेंच होते हैं। तो एक तार यहाँ से, एक तार यहाँ से जोड़ देते हैं, और तार का संपर्क आपस में रहता है नीचे ही नीचे बॉक्स के अंदर से। अब होता क्या है, मान लीजिए कि हमें 100 ओम का प्रतिरोध अपने परिपथ में लगाना है।
ठीक है, 100 ओम का। तो हम क्या करेंगे, इन देखिए बेटा ये जो हमने बनाया ना चित्र, इन सब में क्या धसी होगी, कुंडली इस तरह से, ठीक है, वो मैंने बनाई नहीं है, सब में कुंडली धसी होगी। तो जिस कुंडली के ढक्कन पे 100 ओम लिखा होगा, हम उस कुंडली को खींच करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, अंदर नहीं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जितनी ओम की कुंडली को आप बाहर निकाल लोगे, आपके परिपथ में उतने ओम का प्रतिरोध सक्रिय हो जाता है। तो प्रतिरोध बॉक्स के द्वारा हम क्या करते हैं, परिपथ में जितना हमें प्रतिरोध लगाना है उतना हम लगा लेते हैं। कैसे, हर कुंडली के ऊपर उसका प्रतिरोध लिखा होता है, जो भी प्रतिरोध हमें अपने परिपथ में यूज करना होता है उसी कुंडली को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है प्रतिरोध बॉक्स। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि एक और क्लास लूँ थ्योरी की और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाए। उसके बाद 2 से 3 क्लास में न्यूमेरिकल से संबंधित लूँगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते हुए पढ़िएगा। जो भी आपके डाउट रहते हैं, जो भी आपके सवाल रहते हैं, कोई समस्या रहती है, हम तक पहुँचाइएगा, कमेंट कीजिए या विश्वगुरु क्लासेस का जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उसमें अपनी बात रखिएगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो और दूसरे बच्चों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कराइएगा। कोई दिक्कत होती है वो भी हमें बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।